तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और राजस्थानी भाषा और साहित्य की का जो अपना टॉपिक था वो उसमें आधा हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम जो है वो इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट देखें ताकि सेकंड जो है उनको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य के जो अपना अगला जो बाकी रहा था सिलेबस में उसको हम यहाँ पे रीड करते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है राजस्थानी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं उन प्रमुख बोलियों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कूले माला। कूले माला नामक पुस्तक के बारे में पढ़ा था। तो ये जो कूले माला जो किताब थी, इस पुस्तक के अंदर सबसे पहले तो आपको ये बताना है, कमेंट्स में आप कमेंट्स कीजिए कूले माता की जो रचयिता है वो कौन है, लेखक कौन है भाई। पिछले पार्ट में हमने देखा है इसको। तो कूले माला में जिस मरु भाषा का उल्लेख है, हमने पढ़ा था कि उसमें किस भाषा का उल्लेख है, मरु भाषा का। तो ये जो मरु भाषा थी वो सामान्य रूप से किसके लिए उपयोग किया गया था, इस मारवाड़ी के लिए उपयोग किया गया था। और मारवाड़ी भाषा को जो है वो राजस्थानी का पर्याय माना जाता है। लेकिन वास्तव में ये जो भाषा है, ये जो बोली है, वो अपने आप में एक लैंग्वेज नहीं होके राजस्थानी भाषा की एक बोली है। तो राजस्थान का वो क्षेत्र जो क्या कहलाता है, मारवाड़ कहलाता है। ठीक है। और मारवाड़ क्षेत्र की बोली होने के कारण इसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया इसमें आएगा, तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो पूरा एरिया है, यानी ये जो पूरा जो क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर जो है वो जिस भाषा का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी भाषा कहते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव से ये जो भाषा है इसमें अलग अलग थोड़ा सा चेंज होता है। तो आपको जिले पूछे जाता है तो ध्यान रखें, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और शेखावाटी। शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू जो है वो तीनों शामिल हो गए। तो ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, मारवाड़ी भाषा कहते हैं। अब ये जो भाषा है इसकी दो उपभाषाएं भी है, आपको ध्यान रखना है। इसकी दो उपभाषाएं हैं। इसकी कौन कौन सी है उपभाषा। अब उपभाषा कौन कौन सी है भाई, देखो, एक तो है इसकी गोडवाड़ी और दूसरी है थली। अब आपको यहाँ पे शॉर्ट में यह भी पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी की गोडवाड़ी जो है वो किसकी उपबोली है, तो ये किसकी है, मारवाड़ी की। थली किसकी है, तो ये किसकी, मारवाड़ी की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है जालोर, पाली और सिरोही का जो दक्षिणी क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, अपने आप में गोडवाड़ कहलाता है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये वहां यहाँ वाला जो है वो क्या कहलाता है, ये गोडवाड़ कहलाता है। और इसको गोडवाड़ कहते हैं। तो यहाँ जो भाषा बोली जाती है उस बोली को क्या कहते हैं, उस बोली को क्या कहते हैं, गोडवाड़ी बोली कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिणी राजस्थान का वह हिस्सा जो मारवाड़ी क्षेत्र का ही प्रभाव क्षेत्र है, लेकिन उसमें सीकर का नाम आ गया, जालोर, पाली, सिरोही और अब नया जिला और तो 7 और शामिल हो जाएगा। तो ये जो दक्षिणी एरिया है ये जो है वो किसमें शामिल किया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी एरिया, ये गोडवाड़ कहलाता है। और इसलिए यहाँ जो बोली बोली जाती है वो क्या कहते हैं, गोडवाड़ी। इसके अलावा है थली। तो थली में आपको याद रखना है कि बीकानेर, चूरू, बीकानेर चूरू के जो आसपास का ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा अनूपगढ़ भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है। ये जो पूरा क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ के का जो क्षेत्र है उसको थली बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ जो भाषा बोली जाती है, यहाँ जो बोली बोली जाती है वो क्या कहलाती है, थली। तो आपको ध्यान रखना है मारवाड़ी की दो उपबोलियां है, गोडवाड़ी और थली। एक बोली जाती है यहाँ पे और दूसरी बोली जाती है यहाँ पे। ठीक है। तो ये होगी अपने एक लैंग्वेज के बारे में, गोडवाड़ी और थली इसकी उपबोलियां है। इसकी हमने अभी बात कर ली। ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। अगली है मेवाड़ी। तो जो क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है उसकी भाषा क्या होगी, मेवाड़ी। तो मेवाड़ से तो कौन अनजान है, मेवाड़ को तो आप सब जानते ही हो। मेवाड़ में कौन कौन सा एरिया आएगा राजस्थान का, राजस्थान का ये जो एरिया है, ये यहाँ से तो हमने गोडवाड़ी की बात कर ली। तो ये जो क्षेत्र है वो सारा का सारा क्या कहलाता है, मेवाड़ कहलाता है। और मेवाड़ का प्रतिनिधि जिला की अगर हम बात करें
तो वो कौन सा है? उदयपुर है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है और राजसमंद। ये जो जिले हैं वो मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए कौन कौन से जिले इसमें आ रहे हैं जहाँ पे मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा का क्षेत्र रहा है कौन सा? मेवाड़ राज्य। मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ। भाई सबसे ज्यादा साहित्य लेखन किसमें हुआ? प्रश्न यहाँ से निकलता है। सर्वाधिक साहित्य लेखन जो है तो वो तो किसमें हुआ? मारवाड़ी में हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था डिंगल शैली के अंदर साहित्य लेखन हुआ, और वो मेनली गुजरात से टच से एरिया था, मारवाड़ी थी, ठीक है। और दूसरा अगर बात है कि सेकंड नंबर किसका आता है, तो भाई सेकंड नंबर आता है किसका? मेवाड़ी में जो है वो साहित्य की रचना की गई, सबसे ज्यादा की गई। पहला मारवाड़ी में की गई, दूसरी मेवाड़ी में की गई। अब इसके अंदर कौन कौन सा एरिया आएगा? तो मैंने आपको कहा कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा वो इसके अंदर शामिल होता है। आप जिले याद रखें, राजसमंद, भीलवाड़ा और इसके साथ साथ उदयपुर और चित्तौड़, ठीक है। ये जो क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद का जो क्षेत्र है जो मुख्य रूप से यहाँ पे स्थित है, ये किसके क्या कहलाता है? मेवाड़ कहलाता है, जो महाराणाओं की भूमि है। और इसी मेवाड़ के अंदर जो बोली बोली जाती है वो क्या कहलाती है? मेवाड़ी। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वतीय मेवाड़ी कहलाती है। देखो इसके भी दो पार्ट हो गए। तो जो मेवाड़ के पहाड़ी एरिया है, तो जो पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से भीलों के द्वारा बोली जाती है, भीलू द्वारा बोली जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं? पर्वतीय मेवाड़ी कहते हैं। कई बार इसको भिल्ली मेवाड़ी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? भिल्ली मेवाड़ी भी इसको कहते हैं, ठीक है। और जो मैदानी इलाकों में बोली जाती है उसको क्या कहते हैं? मैदानी मेवाड़ी कहते हैं। तो ये जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं जो मैदान में रहते हैं ना, उनके लिए बोली जाती है। तो ये मेवाड़ी के दो पार्ट हो गए। आपको मेन चीज यहाँ पे फोकस करना है, मोस्ट चीज ये है, सर्वाधिक साहित्य लेखन मारवाड़ी में हुआ, सेकंड नंबर किसका है? मेवाड़ी का है। नेक्स्ट में चलते हैं, अगला है ढूंढाड़ी। भाई देखो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? ढूंढाड़ी कहलाता है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र। तो आपको ध्यान रखना है कि ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या है? ढूंढाड़ी है। तो आप देखते हैं कि ढूंढाड़ प्रदेश से जिसका संबंध है वो कौन सा है? आमेर राज्य। यानी मैंने आपको कहा जो आमेर पहले था वर्तमान में क्या कहलाता है? जयपुर, ठीक है। तो जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। और यहाँ जिस बोली का उपयोग किया जाता है, जो बोली बोली जाती है वो क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी बोली कहलाती है, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है? 6 शब्द। मोस्ट चीज है, आपको यहां से डायरेक्ट इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6 शब्द जो है वो मुख्य रूप से किसकी विशेषता है, ठीक है। तो जो हम बोलते हैं जैसे कोई भी चीज है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं? कहीं 6, कहीं 6 के है, ठीक है नहीं आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 जो भाषा बोली जाती है ये बहुल्यता होती है, 6 इसमें ज्यादा यूज किया जाता है। मुख्य रूप से आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू, ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये क्या कहलाता है? ढूंढाड़ कहलाता है। और इस एरिया में जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? ढूंढाड़ी भाषा कहलाती है। जयपुर, दौसा, बगरू और दूदू तक का जो एरिया वो इसके अंदर शामिल है। ये जो भाषा है इसके लिए उपनाम भी है तोरावाटी, राजाटी, नागरचोल, ये इसकी उपबोलियां। अब आपको ध्यान रखना है तोरावाटी किसको कहते हैं? ढूंढाड़ी बोली की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी 3 उपबोलियां बताई है। पहली कौन सी बताई? तोरावाटी। तोरावाटी में आपको याद रखना है कि जो आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा कि एक अंतर प्रवाह की नदी जो है वो निकलती है, कांतली नदी। ये कांतली नदी कहां से निकलती है? तो भाई ये खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और खंडेला की पहाड़ियों से ये नदी निकल के फिर सीधी जाती है झुंझुनू में। सीकर, नीमका थाना और झुंझुनू 3 जगह ये बहती है। और ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है तो कांतली नदी का बहाव क्षेत्र, कांतली नदी का बहाव क्षेत्र जो है उस बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है वो क्या कहलाती है? तोरावाटी बोली कहलाती है। और ये किसकी उपबोली है?
तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली, क्योंकि ये ढूंढाड़ी का ही पार्ट तो है, तो ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा एक कारण और है कि कांतली नदी का ये जो क्षेत्र है, भाव क्षेत्र है, यहाँ पे तंवर वंश के राजपूतों का शासन था। तंवर वंश के राजपूतों का शासन था, इसलिए भी इसको क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं, और इस क्षेत्र की बोली तोरावटी कहलाती है। दूसरी जिस बोली की यहाँ पे बात हुई वो कहलाती है राजाटी। भाई जयपुर के जो आसपास का क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र, ठीक है, जयपुर के आगे दौसा और जयपुर के बीच का एरिया, ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा, ये क्या कहलाता है, राजाटी कहलाता है। और यहाँ जो भाषा बोला जाती है वो राजाटी कहलाती है। तो दूसरी ये होगी। और तीसरी है नागरचोल। ये टोक के आसपास बोली जाती है। इस भाषा के अंदर कुछ एरिया जो है वो सवाई माधोपुर का भी शामिल होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तोवर राजपूतों के द्वारा जो क्षेत्र था उसमें क्या बोलते हैं, तोरावटी बोलते हैं। जयपुर का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसमें दौसा भी शामिल है उसको राजाटी बोलते हैं। और टोंक और सवाई माधोपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है जहां पे ये लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या कहलाती है, नागरचोल कहलाती है। ठीक है, नागरचोल। और तीनों की तीनों ढूंढाड़ी की उपबोलियां है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है अपना हाड़ौती। हाड़ौती के लिए तो आप सीधा आंसर एक ही है कि जो हाड़ा राजपूतों का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। हाड़ा राजपूतों का क्षेत्र कौन था ये बताने की जरूरत ही नहीं। तो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये किसका शासन था, यहाँ पे शासन किसका था, हाड़ौती क्षेत्र को कहते हैं हाड़ा राजपूतों का शासन था। यहाँ हाड़ा राजपूतों का शासन था, इसलिए ये क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। और इस क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है, हाड़ौती भाषा कहलाती है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ना ये पूरा का पूरा यहाँ पे हाड़ौती बोली जाती है आपकी, ये हाड़ौती का क्षेत्र है, इसको हम हाड़ौती का क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में मेवाती। देखिए मेव जाति का जहां बाहुल्य है, और मेव जाति राजस्थान में कहा निवास करती है, मेव जाति का जो बाहुल्य का जो क्षेत्र है जहां पे मेव जाति निवास करती है वो एरिया क्या कहलाता है, मेवात कहलाता है। और उस मेवात के अंदर जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहलाते हैं, मेवाती कहलाते हैं। तो मेव जाति ज्यादातर किस एरिया में है, तो आप एक ही जिला याद रखो, अलवर। तो अलवर का जो क्षेत्र है वहां पे मेव जाति का बाहुल्य है। ठीक है, हसन खां मेवाती का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, और इसीलिए इस ये जो एरिया है वो मेवात कहलाता है, और वहां भाषा बोलते हैं उसको क्या कहेंगे, मेवाती। तो मेव जाति के आधिक्य होने से अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वहां पे जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे मेवाती कहलाते हैं। और इसकी सबसे मेन विशेषता आपको जो याद रखनी है वो क्या है कि ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। देखिए ये भरतपुर और अलवर का जो क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र से मिला हुआ है। ठीक है, इसलिए इस भाषा में ब्रज भाषा का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आपको याद रखना है, प्रश्न इस तरह से आएगा, क्या आएगा भाई, राजस्थान की कौन सी ऐसी भाषा है जिसमें ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, तो वो कौन सी है, मेवाती है। और अगर आपको ये पूछा जाता है कि कौन सी शैली है राजस्थान की शैली जिसमें ब्रज भाषा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, तो उस शैली का नाम आपको पता होना चाहिए, कौन सी थी, पिंगल। कौन सी थी, पिंगल। और भाषा का नाम पूछता है तो कौन सी है, मेवाती। भाई किस बोली पे है, तो बोली तो हो गई मेवाती और शैली हो गई पिंगल। तो याद रखने वाली चीज है मेवाती और हाड़ौती हो गई। अब उसके बाद में बागड़ी। वागड़ किसको कहते हैं भाई, तो हमें ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें हम चीज पढ़ते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वागड़ कहलाता है। ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, वागड़ी कहेंगे। तो हम अगर ये जो पूरा का पूरा एरिया है
डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें प्रतापगढ़ को भी आप शामिल करें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का ये जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप में इसके लिए एक ही शब्द यूज होता है, और वो शब्द कौन सा है, वो शब्द है आपका वागड़। क्या कहते हैं, वागड़ कहते हैं। तो इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उस बोली को क्या कहेंगे अपन, उसको वागड़ी कह देंगे। ठीक है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उसके जो आसपास के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, वागड़ी भाषा कहलाती है। अब इसकी उपबोली है, ये गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आप देखिए इसमें कौन सी भाषा का प्रभाव है, गुजराती का। इसमें किसका प्रभाव है, गुजराती का प्रभाव है। ठीक है, और इसकी दो उपबोलियां हैं, उपबोलियां। वागड़ी भाषा की उपबोली की अगर बात आती है तो दो उपबोलियां हैं, एक तो है रांगड़ी और दूसरी है निम्बाड़ी। रांगड़ी और निम्बाड़ी ये किसकी उपबोलियां हैं, तो आपको याद रखना है ये गुजराती वागड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ये कौन सा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का एरिया। ये किसका एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया है। तो वागड़ का जो क्षेत्र है अपना, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उससे जो मध्य प्रदेश से जो मिलता हुआ क्षेत्र है यहाँ वाला, इस एरिया में ये दोनों भाषाएं बोली जाती है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाला जो एरिया है ना उसमें ये दो भाषाएं, दो बोलियां बोली जाती है, कौन सी, वागड़ी और निम्बाड़ी। तो वागड़ी और निम्बाड़ी वागड़ की जो है ना, रांगड़ी और निम्बाड़ी किसकी उपबोली है, तो वागड़ी भाषा की उपबोली है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है मालवी। राजस्थान के प्रतापगढ़ में इस क्षेत्र में ये भाषा विशेष रूप से बोले जाते हैं। मालवा से जो कनेक्ट होता है ना उसमें बोली जाती है। रतलाम, झाबुआ आदि क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश के एरिया हैं। मध्य प्रदेश में जो जिले हैं झाबुआ और रतलाम, झाबुआ और रतलाम। ठीक है, तो झाबुआ और रतलाम से जो कनेक्टेड एरिया है ना वहां जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, मालवी, मालवा बोलते थे उसको। क्या बोलते हैं, मालवा बोलते हैं। महमूद खिलजी प्रथम और महमूद खिलजी द्वितीय पढ़ा होगा आपने, राणा सांगा और राणा कुंभा के साथ जिन्होंने युद्ध किया था और दोनों ही पराजित हुए थे। ठीक है, चंदेरी वगैरह सारी चीजें हमने वहीं से देखी है। तो ये जो एरिया है इस एरिया से जो कनेक्टेड जो क्षेत्र है वो मालवा कहलाता है, और यहाँ जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है, मालवी कहलाती है। अभी हमने पीछे बात करी ना रांगड़ी और निम्बाड़ी। रांगड़ी और निम्बाड़ी जो दो भाषाएं हमने उपबोली की बात करी, रांगड़ी और निम्बाड़ी, ये जो दोनों उपबोलियां है ना इसका अगर अपन वास्तविक रूप से देखें तो आप ये इसकी उपबोलियां हैं। किसकी है ये दोनों उपबोलियां, तो भाई ये दोनों उपबोलियां हैं आपके मालवी भाषा की उपबोलियां हैं। पीछे अपना थोड़ी सी त्रुटि हो गई, ठीक है, उसके लिए क्षमा। मालवी भाषा की उपबोलियां हैं दोनों, कौन सी, रांगड़ी और निम्बाड़ी। रंगोली गलत है, रांगड़ी इसका नाम है, रांगड़ी। ठीक है, तो रांगड़ी और निम्बाड़ी किसकी उपबोली है, तो भाई ये मालवा की जो भाषा है मालवी भाषा उसकी उपबोलियां है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अगला है शेखावाटी। तो आपको पता है शेखावाटी का क्षेत्र कौन सा, अपना क्षेत्र शेखावाटी कहलाता है। तो जो सीकर, चूरू, झुंझुनू और अब तो नीम का थाना भी जोड़ो भाई, नया जिला। तो ये जो चारों जो क्षेत्र है, इन चारों क्षेत्रों का जो, चारों जिलों का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, शेखावाटी कहलाता है। और इस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहेंगे शेखावाटी। क्या कहेंगे, शेखावाटी। अब इसका प्रभाव ऐसा तो है नहीं कि सीकर खत्म होते ही पूरा बंद हो गया, इसका प्रभाव आगे तक जाता है। तो सूरतगढ़, हनुमानगढ़ तक जाता है। तो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक का क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल होता है। तो अगर आपके ये आगे ये नाम भी आते हैं तो ये भी सही है कि हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और गंगानगर का जो क्षेत्र है ये 3-4 जिले तो है ही। इन 4 जिलों के अलावा भी अगर आपके आता है नाम आगे ऑप्शन में तो ये सही है। हनुमानगढ़, गंगानगर और सूरतगढ़ का जो क्षेत्र है वहां तक जो भाषा बोली जाती है वो भी किसमें शामिल की जाती है, वो भी शेखावाटी में ही शामिल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं।
अब ये तो हो गई राजस्थानी की भाषाएं, अपने पूरी भाषाएं देख ली कि राजस्थानी की जो भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है, मेन कौन कौन सी बोलियां यहाँ प्रयुक्त की जाती है राजस्थानी भाषा की, वो सारी चीज हमने यहाँ पे पढ़ ली। अब अगली चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि राजस्थान की जो बोली है, राजस्थान की जो भाषा है, उसमें गद्य और पद्य की जो विशिष्ट शैलियां हैं भाई, उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, ठीक है। तो गद्य में रचनाएं होती है, उनके लिए अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग प्रकार की रचनाएं होती है, तो उनके लिए नाम क्या है। और दूसरे पद्य में होती है, उनके लिए नाम क्या है। तो अलग अलग के लिए यहाँ पे नाम है, हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ख्यात। अब देखो ख्यात क्या होती है, अब आपके प्रश्न सीधा यही आएगा यहाँ से कि ख्यात क्या होती है। ख्यात से संबंधित चीज आपको बतानी है कि देशी राज्यों के राजाओं ने अपने मान और सम्मान के और सफलताओं और विशेष कार्यों का विवरण का जो है वो एक इतिहास लिखवाया। अपने जो उनके पास दरबारी रहते थे, उनसे पूरा विस्तृत इतिहास लिखवाया, इसलिए उसको क्या कहते हैं, ख्यात कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो इतिहास है, ये इतिहास बहुत ही विस्तृत स्वरूप में है, बहुत ही बड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ख्यात कहा जाता है। जैसे दयालदास की ख्यात, मूणोत नैनसिरी ख्यात। तो क्या देखिए, अब अपने यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि जो शासक थे, शासकों का इसमें क्या है, दैनिक विवरण है। शासकों का इसमें क्या है, दैनिक विवरण है। जैसे अपना मूणोत नैन्सी की ख्यात, तो मूणोत नैन्सी की ख्यात किसने लिखी, नैन्सी ने लिखी। अब नैन्सी कौन था, तो नैन्सी जसवंत सिंह का दरबारी कवि था। जसवंत सिंह प्रथम है, जसवंत सिंह प्रथम कहाँ के थे, जोधपुर के शासक थे। कहाँ के थे, जोधपुर के। इन जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने इस ख्यात के अंदर पूरे जो जसवंत सिंह के समय का जो इतिहास है उसको डे टू डे लिखा, प्रत्येक दिन का के बारे में लिखा। ये जो है, ये पुस्तक उनको लिखने में 23 वर्ष लगे। कितने लगे, 23 वर्ष का समय जो है वो इनको इस पुस्तक को पूरा करने में लगा, इस पुस्तक को लिखने में लगा। तो किसके दरबारी थे, जसवंत सिंह के। और इस पुस्तक की एक विशेषता क्या थी, मर्दमशुमारी पद्धति। बड़ा विचित्र नाम है, मर्दमशुमारी पद्धति। ये क्या होती है, तो इस पुस्तक के अंदर पहली बार मर्दमशुमारी पद्धति का उपयोग किया गया। फर्स्ट टाइम ये जो पुस्तक है, इसमें मर्दमशुमारी पद्धति का प्रयोग किया गया। अब ये क्या चीज होती है, तो याद रखने वाली चीज ये है कि मर्दमशुमारी पद्धति क्या होती है, जनगणना पद्धति। भारत में पहली जनगणना कब हुई और व्यवस्थित जनगणना कब हुई, आपको बताना है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मर्दमशुमारी यानी जनगणना पद्धति का प्रथम प्रयोग किसमें मिलता है, राजस्थानी साहित्य में। तो वो मिलता है अपने को नैन्सी की ख्यात में। इसके अलावा दयालदास की ख्यात है, तो इसको जो है वो राठौड़ों की ख्यात भी कहते हैं। ये भी राठौड़ शासकों के का वर्णन इसमें मिलता है। तो कुल मिलाकर अपने को ये ध्यान रखना है कि जो ख्यात साहित्य होता है, उस ख्यात साहित्य में जो शासक होता है उसका विस्तृत इतिहास और दैनिक घटनाओं का जो ऐतिहासिक दृष्टि से है कालक्रम के अनुसार संचयन किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, ख्यात कहते हैं। अगली है वचनिका। अब वचनिका क्या होती है, वचनिका का एक तुकांत गद्य पद्य रचना होती है। एक तुकांत गद्य पद्य रचना होती है, यानी उसके अंत में तुकबंदी होती है। अंत में उसकी क्या होती है, तुकबंदी बनती है। ऐसे नहीं है कि वो दोहा नहीं बन रहा है, जैसे तुक बनते हैं, तुकबंदी होती है ना, तो अंत में इसकी तुकबंदी होती है। राजस्थानी भाषा की दो प्रसिद्ध वचनिका जो है वो प्रसिद्ध है, तो वो दोनों वचनिका कौन कौन सी, याद लिखो। राजस्थानी भाषा में दो वचनिकाएं प्रसिद्ध है, कौन कौन सी है, तो पहली वचनिका जो है वो आपकी याद रखनी है, अचलदास खिचरी वचनिका। अचलदास खिची की वचनिका जो है
ये अचलदास खींची कहाँ के थे? तो भाई अचलदास खींची थे अपने गागरोन के शासक। कहाँ के थे? गागरोन के शासक। ठीक है। और गागरोन के ऊपर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण में अचलदास खींची 1423 में लड़ते हुए मारे गए, उसी का वर्णन इसके अंदर है। आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि कब मारे गए, किसके साथ मारे गए, आपको ये पूछा जाएगा कि अचलदास खींची की वचनिका जो है उसके लेखक कौन है। तो आपको याद रखना है, इसके लेखक है शिवदास गार्डन। शिवदास गार्डन। अगर आप RS 2021 RS प्री 2021 देखते हो, RS प्री 2021 को अगर उठा के देखते हो तो आप वहां पे ये पाओगे कि इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, सॉरी RS प्री 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और वहां इन्होंने क्या किया कि वहां RPSC ने थोड़ा सा कमाल कर दिया इस क्वेश्चन में। क्या कमाल कर दिया? बच्चों को फंसाने के लिए एक छोटा सा तरीका निकाल दिया। ये जो गार्डन शब्द लिखा है ना, इसकी जगह चारण शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया? शिवदास चारण। और जो लोग इसमें क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए, क्योंकि चारणों की ही एक शाखा गार्डन होती है। चारणों की ही एक शाखा क्या होती है? गार्डन होती है। तो चाहे शिवदास चारण लिखा हुआ है या शिवदास गार्डन लिखा हुआ है या अकेला शिवदास है, अपने को तो शिव जी पे ध्यान करना है कि अचलदास खींची की वचनिका जो है उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक शिवदास है। ठीक है। दूसरी जो वचनिका की जो हम बात करते हैं, तो दूसरी देखिए अपने है महेश दासोत्री वचनिका। राजस्थानी साहित्य में ये दो वचनिकाएं मिलती है, सबसे टॉप मोस्ट है, इन्हीं का पूछा जाएगा। वचनिका पूछेगा तो इसके अलावा कुछ नहीं है उनके पास पूछने के लिए। तो ये जो है उसके भी रचयिता एक चारण है, नाम है खिड़िया जग्गा। खिड़िया जग्गा याद रखना है। खिड़िया जग्गारी कही महेश दासोत्री वचनिका। खिड़िया जग्गारी कही, इस तरह से नाम आता है उसमें, खिड़िया जग्गारी कही महेश दासोत्री वचनिका। तो दोनों वचनिकाएं याद हो जाएंगे आपको। अचलदास खींची की वचनिका किसने लिखी? शिवदास गार्डन में। और महेश दासोत्री वचनिका किसने लिखी? तो खिड़िया जग्गा ने जो है इसकी रचना की। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। वचनिका के बाद में अगला है अपना दवावेत। दवावेत, जैसे देखिए इसका नाम ही थोड़ा उर्दू टाइप लग रहा है ना, तो आप ध्यान रखने कि ये उर्दू में लिखी जाती है। ये किस में लिखी जाती है? उर्दू में लिखी जाती है। देखिए ये कलात्मक गद्य का एक अन्य रूप है। इसमें कथा के नायक का गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट और नक्शिक का वर्णन होता है। इसमें जो इसका हीरो होता है, किसी भी स्टोरी का हीरो होता है ना, तो वो सारी चीजें होती है। एक कलात्मक गद्य है, ये ध्यान रखना है, गद्य है पद्य है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं निम्न में से कौन सी रचना गद्य प्रकार की है, कौन सी पद्य प्रकार की है। ये कलात्मक गद्य रचना है। और इसमें इसका जो हीरो होता है ना, उसके पूरे नक्श के, उसके आखेट करने का, उसकी कलाबाजी का, सारी चीजों का वर्णन इसमें होता है। ठीक है, तो इसके प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें कौन सा प्रसिद्ध है, तो वह है अखमाल देवडारी दवावेत। अखमाल देवडारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह जीरी दवावेत और राजा जयसिंह री दवावेत। ये तीन प्रकार की दवावेत राजस्थानी साहित्य में प्रसिद्ध है। अखमाल देवडारी दवावेत, अखमाल देवडारी दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत और राजा जयसिंह री दवावेत। तीनों दवावेत जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं वात। वात का शाब्दिक अर्थ होता है कहानी। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे आपको क्या कहेंगे कि पापा कहानी कह दो। पहले जमाने में क्या होता था, बच्चों के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन कहानी था। तो लोग बात कहते थे राजस्थानी में। ठीक है, कह रहे चको बात कटे न रात, इस तरह से है ना, तो वो बात कहते थे। अब ये मोबाइल आ गया, तो अब मोबाइल आ गया, तो अब तो मोबाइल पे जरूरत ही नहीं है कहानी कहने की। तो ये प्रथा जो है वो मोबाइल के कारण क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो ख्यात जो होता है वो विस्तृत साहित्य होता है, और वात जो होती है वो संक्षिप्त वार्ता होती है। बस इतनी बात है कि कहानी की तरह बात कहने और सुनने की विशेष विधा को क्या कहते हैं,
बात कहते हैं, यानी कहानी कहते हैं ना, स्टोरी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रमुख रचनाएं राव अमर सिंह जी री बात, बाबू जी री बात, कानड़ दे री बात और अचलदास री बात प्रमुख। अभी इसमें इस तरह से पूछी जाने वाली कोई चीज तो है नहीं, तो इनके नाम दे रखे हैं, जैसे अमर सिंह जी की बात है, जैसे अचलदास की री बात है, तो ये तो इसमें कोई पूछे जाने वाली चीज नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि ये जो कहानी जैसे हम कहते हैं ना, उस कहानी की तर्ज पे ये की जाती है, और जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो उसमें क्या होता है, मारवाड़ी में कहते हैं कि वो हामी भरता है, हामी जो है भरता है, हुकारा देता चलता है। ठीक है, अगला है जमाल, राजस्थानी काव्य का मात्रक छंद। देखिए छंद जिसने पढ़े है ना, उनको पता होता है कि मात्रक छंद क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का मात्रक छंद होता है जो मात्राओं पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की मात्राएं होती है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता होती है कि जो पहला दोहा होता है, पहला दोहा पूरा होता है और पांचवें चरण में दोहे के अंतिम चरण को दोहराया जाता है। पहला दोहा तो पूरा होता है, जैसे 4 लाइनें हैं वो पूरी होती है, और जो पांचवा चरण होता है, पांचवें चरण में जो अंतिम जो लाइन होती है, इसी को क्या कर दिया जाता है, रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या गिरधर कवि राय, इस तरह से कुंडलियां मिलती है ना, उनको भी इसी श्रेणी में अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला दोहा पूरा होता है, और अंतिम चरण यानी पांचवें चरण में जो क्या किया जाता है कि पहले चरण को जो अंतिम चरण को क्या किया जाता है, दोहा की जो अंतिम लाइन होती है उसको रिपीट किया जाता है। ये किस में होता है, ये विशेषता पूछी जा सकती है कि ये किसकी विशेषता है कि पांचवें चरण में अंतिम लाइन को दोहराया जाता है, तो वो जमाल होता है। क्या होता है, जमाल। और किसकी जमाल प्रसिद्ध है, राजस्थानी साहित्य में एक जमाल बहुत प्रसिद्ध है, राव इंदर सिंह जीरी जमाल। राव इंदर सिंह जीरी जमाल जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, उसके बाद में झूलना, वो ये 24 अक्षर का वार्णिक छंद। देखिए हमने पहले पढ़ा जमाल, जमाल पढ़ा, वो तो क्या था, मात्रिक छंद। जमाल को पढ़ा, जमाल तो थी मात्रिक छंद। और अब हम पढ़ रहे हैं किसको, झूलना। तो झूलना क्या है, झूलना झूला झूलने से संबंधित है, ये क्या है, वार्णिक छंद है। तो दो चीजें, तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना, जमाल और झूलना दोनों में क्या फर्क है। झूलना तो क्या है, वार्णिक छंद है, और जमाल क्या है, मात्रिक छंद है। और इसमें 24 अक्षर होते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है, नई चीज इसमें दे दी। ठीक है, और अंत में यगन आता है, यमाता राज भान सलगा। जो जिन्होंने ये पढ़ा है ना, छंद पढ़ा है ना, तो छंद का एक सूत्र होता है ना, यगन मगन तगड़, यमाता राज भान सलगा से वो पूरा सूत्र बनता है। तो इसके अंत में यगन आता है, तो अपने को तो इतना ही याद रखना है, 24 अक्षर होते हैं, वार्णिक छंद है, और अंत में क्या आता है, यगन आता है। बस 3 ही चीजें याद रखनी है, पूरा सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी प्रसिद्ध है, तो उसकी अगर हम बात करें तो अमर सिंह राठौड़ का झूलना, राजा राज सिंह का झूलना, राव सुल्तान देवड़े का झूलना। इनके रचनाकारों के नाम पता नहीं है, तो इस तरह की चीजें तो नहीं पूछी जाएगी, आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहां से ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि 24 अक्षर, वार्णिक छंद, और अंत में यगन। जबकि जमाल में क्या होता है, मात्रिक छंद होता है। पांचवा चरण जो होता है ना, पांचवें चरण में अंतिम चरण को दोहराया जाता है, पांचवें चरण में अंतिम चरण को रिपीट किया जाता है। दोहे की 4 लाइनें सही होती है, पांचवी लाइन में चौथी लाइन को वापस रिपीट करते हैं, वो तो हो गई जमाल। और जहां पे 24 मात्र वार्णिक और यगन, वो होगी झूलना। अब उसके बाद में है पर्ची। अभी पर्ची तो सुना ही होगा आप लोगों ने, एक शब्द सुना होगा ना आपने, पर्चा। देवता जो होते हैं, साधु संत जो होते हैं ना, वो पर्चा देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। ठीक है, तो ये उनसे रिलेटेड ही चीज आप जोड़ सकते हो कि संत महात्माओं के जीवन का परिचय पद्य बद्ध रचना में मिलता है, उसे पर्ची कहते हैं। अब ये पद्य होती है, दोहा या कविता के रूप में होती है। पर्ची किस रूप में होती है, या तो दोहा होगा या कोई कविता, यानी निबंध टाइप नहीं होगी पर्ची, निबंध टाइप। गद्य तो समझते हो ना, गद्य तो होता है, उसमें क्या होता है कि अपने निबंध टाइप होता है, और पद्य होता है वो कविता के रूप में, दोहे के रूप में होता है। तो संत महात्माओं के जीवन का परिचय कराने वाली रचनाएं होती है जो पद्य टाइप में होती है, दोहा बद्ध होती है, उसको क्या कहते हैं, पर्ची कहते हैं। जैसे संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची, रैदास री पर्ची,
पीपारी पर्ची, संत रैदास री पर्ची, मीराबाई री पर्ची, ये राजस्थानी में पर्ची प्रमुख है। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है कि पर्ची क्या होती है। तो इनके नाम तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेखकों के नाम पता नहीं है, तो पर्ची आपको याद इतना ही रखना है कि पर्ची क्या होती है कि संत महात्माओं के जीवन की से संबंधित रचनाएं जो किस में होती है, ये लाइन याद रखनी। कोई देखो यहाँ जो पद्यबद्ध होती है, मतलब निबंधात्मक रूप में नहीं होकर किस में होती है, वो काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत की जाती है, वो कि काव्य के रूप में होती है, कविता के रूप में होती है, दोहे के रूप में होती है। तो ये सारी की सारी क्या होती है, पद्यबद्ध रचनाएं होती है। और इन पद्यबद्ध रचनाओं को क्या कहते हैं, पर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्ची। तो पर्ची काट देते हैं ये, ठीक है। प्रकाश, ये प्रकाश याद रखना भाई। किसी विशेष व्यक्ति है और उसकी विशिष्ट घटना को प्रकाशित करने वाली किसी वंश, व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों को या घटनाओं को पर प्रकाश डालने वाली जो रचनाएं होती है वो क्या कहलाती है, प्रकाश कहलाती है। प्रकाश में दो तीन आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कोई व्यक्ति है, उसके से संबंधित कोई घटना है या कोई राजवंश है, उससे संबंधित कोई चीज है, तो उसके ऊपर जो लाइटिंग करती है, जो प्रकाश डालती है, जो उसका विशेष वर्णन प्रस्तुत करती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। राजस्थानी की रचना है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी है, राज प्रकाश, महायश प्रकाश, सूरज प्रकाश आदि प्रमुख है, ठीक है। राज प्रकाश है, महायश प्रकाश है और सूरज प्रकाश। अब सूरज प्रकाश सबसे मोस्ट है और इसके रचयिता हैं कवि करणीदान। सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है, कवि करणीदान। आपको याद रखना है, सूरज प्रकाश पूछा जा सकता है कि सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है, कवि करणीदान। ये जो सूरज प्रकाश नाम से जो रचनाएं होती है वो किस चीज के लिए होती है, कि किसी व्यक्ति विशेष या घटना से संबंधित कोई विशेष चीज को इंगित करके प्रकाशित करने वाली चीज है। अगला टॉपिक है अपना मर्सिया। राजस्थानी साहित्य में एक और प्रकार की रचना। अब इसकी रचना किस लिए की जाती है उस पर हम बात करते हैं। तो कोई व्यक्ति विशेष होता है, जैसे कोई राजा है, ठीक है, तो उस राजा की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में उस पर शोक व्यक्त करने के लिए जो है उसकी एक ऐसा साहित्य रचा जाता है। सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ये पद्यात्मक रचना है। ये जो रचना होती है ये कैसी होती है, पद्यात्मक, यानी काव्यात्मक शैली में होती है, निबंधात्मक नहीं होती है। और इसके साथ साथ में उस शासक की चारित्रिक गुण और उसके जो महान कार्य, जैसे इसमें किसी में विजय प्राप्त की है या फिर कोई महल वगैरह बनाया है, ऐसा कोई कार्य होता है, तो उन सब चीजों का वर्णन भी इसमें किया जाता है। और राजस्थानी जो अपना साहित्य है उसमें एक मर्सिया बहुत प्रसिद्ध है, राणे जगपतरा मर्सिया। राणे जगपतरा मर्सिया ये जो है वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद में लिखा गया था। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि राणे जगपतरा मर्सिया जो है वो किस वंश से संबंधित है। तो वंश पूछा जाता है तो आएगा गुहिल, और अगर रियासत पूछी जाती है तो आएगी कौन सी, मेवाड़। कि राणे जगपतरा मर्सिया जो है वो मेवाड़ रियासत से संबंधित है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है रासो। हमने स्टार्ट में भी इस चीज को पढ़ा था कि रासो जो होता है वो मुख्य रूप से विस्तृत इतिहास होता है। विस्तृत इतिहास होता है। एक विद्वान हुए मोतीलाल मेनारिया, और मोतीलाल मेनारिया ने इसके बारे में एक परिभाषा दी है कि जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का विस्तृत वर्णन होता है, मतलब डिटेल्ड एनालिसिस जिसके अंदर होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो रासो कहलाता है। और हमने पहले बात की जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, सगत रासो, खुमान रासो, रतन रासो, जोधराज का हमीर रासो, ये जो है वो राजस्थानी साहित्य में प्रसिद्ध है। नाम लिख सकते हो आप। पृथ्वीराज रासो की हमने पहले बात की थी, इसके रचयिता है चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई। बीसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाले। सगत रासो जो है महाराणा प्रताप की बाई सगत सिंह से संबंधित है, और इसके जो रचयिता है वो है गिरधर आसिया। ठीक है। खुमान रासो के रचयिता है दलपत विजय, और जोधराज जो है उन्होंने हमीर रासो की रचना की।
ठीक है। तो ये जो रासो आपको दिए हुए हैं, भाई जैसे एक बार फिर से देखते हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी, बीसल देव रासो नरपति नालय, सगत रासो जो है वो गिरधर आसिया, उसके बाद में अपना दलपत विजय जो है उन्होंने खुमान रासो लिखा, और जोधराज जो है उन्होंने हमीर रासो की रचना की। तो आपको किताब का नाम दिया जाएगा और उसके रचयिता का नाम पूछा जाएगा। रासो से संबंधित चंद्रप्रदायी का और काशी छंगानी का, जिसमें मतीरे की राड का वर्णन है। मतीरे की राड का वर्णन किस रासो में है, तो हम इसमें पढ़ चुके हैं पहले, वो कौन सा था, काशी छंगानी का। काशी छंगानी का रासो था जिसका नाम था छत्रपति रासो। ठीक है। तो एक तरह से ये विस्तृत साहित्य होता है, और मुख्य रूप से इसकी रचना जो है वो पिंगल शैली में की जाती है। पिंगल शैली में मैंने आपको बताया था कि पिंगल शैली के अंतर्गत क्या होता है, श्रृंगार रस का वर्णन होता है, और ब्रज भाषा के शब्दों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट में हम चलते हैं, अगला है रूपक। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाली काव्य कृति रूपक कहलाती है। यानी कोई वंश है या कोई व्यक्ति विशेष, कोई शासक है, तो उसकी जो उपलब्धियां हैं उनके स्वरूप का वर्णन करने के लिए जो रचना की जाती है वो क्या कहलाती है, रूपक कहलाती है। जैसे गज गुण रूपक, रूपक गोगादेव जीरो, राज रूपक, ये जो है वो राजस्थान में प्रसिद्ध रूपक ग्रंथ है। गज गुण रूपक, रूपक गोगादेव जीरो, जिसके अंदर गोगादेव की इतिहास के बारे में वर्णन किया गया, और राज रूपक, ये जो तीन है वो विशेष रूप से प्रसिद्ध है राजस्थानी साहित्य में। अगला है विगत। विगत का मतलब होता है, विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। तो जैसे अपना रासो होता है, सेम रासो की तरह होता है, लेकिन जितना रासो होता है उतना विस्तृत ये नहीं होता। रासो जितना विस्तृत ये नहीं होता, रासो से थोड़ा कम विस्तृत होता है, हालांकि विस्तृत वर्णन होता है। इसमें किसी शासक के राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व का वर्णन किया, उसमें राजनीति और सामाजिक दोनों चीजों का विस्तृत वर्णन किया जाता है। रासो से थोड़ा छोटा होता है। और मुणोत नैणसी की ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था मारवाड़ा प्रगनारी विगत, यानी वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसके बारे में। तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई, तो उसमें आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा लिखी गई, मुणोत नैणसी के द्वारा। और मुणोत नैणसी के द्वारा दूसरी किताब लिखी गई नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट में हम चलते हैं वेली। वेली भी जो है वो वीर रसात्मक काव्य होता है। राजस्थानी साहित्य में जो है वो वेली छंद में ये लिखी जाती है। और राजस्थान में सबसे जो इम्पोर्टेंट वेली जो हमने बात करी थी पहले, वो थी वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो किसके द्वारा रचित की गई थी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। और ये पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ के थे, बीकानेर के। कहाँ के थे, बीकानेर के थे। एक के कविता सुनी होगी पाथल और पीथल, तो जिसमें पाथल तो महाराणा प्रताप थे और पीथल जो है ये पृथ्वीराज राठौड़ थे। ठीक है। तो वेली कृष्ण रुक्मणी के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड जो है उन्होंने क्या कहा कि इसमें 1000 हाथियों की शक्ति है, 1000 हाथियों का बल है। क्यों, क्यों है भाई इसमें, क्योंकि ये वीर रस से परिपूर्ण है, और इतना तगड़ा वीर रस इसमें लिखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि 1000 हाथी जो है उसमें भी इतनी ताकत नहीं होती, अगर इसको कोई सुन ले तो उस व्यक्ति में इतनी ताकत आ जाती है, अतिशयोक्तिपूर्ण लगता। ठीक है। इसके अलावा दहीदास जेतावत्री वैली, राव रतन सिंह जी वैली, ये कितनी विशेष नहीं है, आपको याद रखनी है वैली कृष्ण रुक्मणी जी। ठीक है, वैली कृष्ण रुक्मणी जी। उसके बाद में साखी। साखी का मतलब वैसे होता है साक्षी। ठीक है, जैसे किसी चीज की हामी भरना। साखियों में सोरठा छंद का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोहा टाइप होता है, तो इसमें हमने पहले पढ़ा मात्रिक छंद पढ़ा, उसके अलावा वार्णिक छंद पढ़ा। तो साखी के अंदर कौन सा छंद यूज किया जाता है, सोरठा छंद प्रयोग किया जाता है। और जैसे कबीर की साखियां प्रसिद्ध है, तो याद रखने वाली कोई विशेष चीज इसमें नहीं है। कबीर ने हिंदी में लिखी, उनको हम साखी कहते हैं। तो वो अगर कोई राजस्थानी में है तो वो भी साखी कहलाती है। उसके बाद में सिलोका। सिलोका क्या है कि जो साधारण लोग, पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नॉर्मल पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने एक सिंपल भाषा में जो है वो काव्यों की रचना की, वो सिलोका कहलाते हैं, इसलिए मोस्ट है।
क्योंकि अलग टाइप की चीज है। साधारण पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे गए हैं और ये जनसाधारण की भावनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। देखिए, किसी भी शासक के दरबार में कोई दरबारी कवि था तो उसने उस शासक की चीज को लिखा, लेकिन यहाँ जो है वो लिखे गए वो साधारण लोगों के द्वारा लिखे गए और बिल्कुल ही कम पढ़े लिखे लोग थे। तो जो जनसाधारण की जो भावनाएं थी वो इन्होंने इसमें प्रकट करी है। ठीक है, राव अमर सिंह जी रसिलो का, अजमाल जी रोसिलो को, राठौर कुशल सिंह जी रोसिलो को, भाटी केर सिंह जी रोसिलो को। ठीक है, इस तरह से 4-5 सिलोके प्रसिद्ध हैं। आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि सिलोका होता क्या है। सिलोका क्या होता है कि जो साधारण लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने साधारण भाषा में लिखा और इनका राजाओं से कोई लेना देना नहीं रहा। अब उसके बाद में हम बात करते हैं आधुनिक साहित्य, राजस्थान का आधुनिक साहित्य। तो आधुनिक साहित्य में हमें याद रखना है कि कुछ पुस्तकें जो है वो मुख्य रूप से रही है, उन पुस्तकों के लेखकों का नाम हमें याद रखना है। पूछे जाने का तरीका यही रहेगा, कौन सी पुस्तक किसकी है। सबसे पहले रामनाथ कविया की लिखो, द्रौपदी विनय। रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय याद रखनी है। उसके बाद में एक पुस्तक है सेनानी, ठीक है, हाड़ी रानी वाली, उसके रचयिता है मेघराज मुकुल। क्या नाम है? मेघराज मुकुल। ठीक है, उसके बाद में राधा, राधा के हैं सत्य प्रकाश जोशी। राधा जो है एक ऐसी कृति है जिसमें युद्ध का विरोध किया गया है। देखिए, दूसरी कहानियों में क्या है, दूसरी कृतियों में क्या है कि कवि के द्वारा वीर रस का वर्णन करते हुए युद्ध को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है, लेकिन सत्य प्रकाश जोशी जो है वो राधा नामक कृति के माध्यम से ये प्रयास करते हैं, वो कृष्ण को भेजते हैं कि किस तरह से युद्ध जो है उसको रोका जाए। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट अपने राजस्थान के साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया, उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है। तो धरती दोरारी, ये तो बिल्कुल ही राजस्थान का आदर्श गीत जो है उसको हम कह सकते हैं। इसके साथ साथ उनकी दूसरी रचनाओं में मीजर और लीलटास, ये जो है इनकी और रचनाएं हैं। एक धरती दोरारी, दूसरी मीजर और तीसरी याद रखनी है लीलटास। तीसरी याद रखनी है लीलटास। इसके बाद शिवचंद भारती को कहते हैं राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार। राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसको कहा जाता है? शिवचंद भारतीय को कहा जाता है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो है उन्होंने लिखी, उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे मांझल रात, अमोलक बाता, मुमल, गिर ऊंचा गड्ढा, कहरे चकवा बात। याद रखना है, मांझल रात, अमोलक बाता, मुमल, गिर ऊंचा गड्ढा और कहरे चकवा बात। ये जो ये किसकी रचनाएं हैं? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। उसके बाद में जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान जोधपुर के आते हैं, जन्म इनका जो है वो जोधपुर के बोरुंदा में हुआ। ठीक है, तो विजयदान देता, विजयदान देता विज्जी के नाम से प्रसिद्ध है और इन्होंने इतनी रचनाएं करी राजस्थानी में जो राजस्थानी साहित्य की अमूल्य देन है। इन्होंने एक लिखी बातारी फुलवारी। इस बातारी फुलवारी के जो है वो 13 खंड प्रकाशित हुए। तो इसमें इन्होंने लिखा, क्या लिखा कि राजस्थान के जो यत्र तत्र बिखरी जो छोटी छोटी बातें थी उन सबको समेट कर अपने इन खंडों में प्रकाशित किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लिखी दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, स्वप्न प्रिया और अंतराल। विजयदान देता की जो कृतियां हैं उनमें पूरी तरह से जो राजस्थानी का जो ग्रामीण जीवन है उसकी स्पष्ट झलक मिलती है। दुविधा जो है उस पर फिल्म भी बन चुकी है, पहली मूवी जो है इसके ऊपर बनी है। दुविधा उनकी कृति है जिसपे पहली नामक पिक्चर जो है वो बन चुकी है। इसके अलावा उन्होंने चौधरन की चतुराई लिखी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने कौन, विजयदान देता, जिनका उपनाम क्या था? बिज्जी। एक बार फिर से देखिए, बातारी फुलवारी, दुविधा, उलझन, अलेखू हिटलर, स्वप्न प्रिया, अंतराल और चौधरन की चतुराई। ठीक है, उसके बाद में आते हैं यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र, उनकी कहानियों का जो संग्रह वो है जमारो, समंद और थार, समंद समुद्र और थार। ठीक है, ये दो जो है उनकी कहानियों के संग्रह है, जमारो तथा समुद्र और थार। इसके अलावा यादवेंद्र शर्मा तीर के उपन्यास भी है,
हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। हूँ गोरी किण पीवरी, जोग संजोग और चांदा सेठानी। देखिए ये जो रचनाएं हैं ये तो आपको रटनी पड़ेगी। श्री लाल नथमल जोशी की है कहानी संग्रह है परन्योड़ी कुंवारी। श्री लाल नथमल जोशी परन्योड़ी कुंवारी। इसके अलावा इन्होंने एक उपन्यास लिखा है आबे पटकी। स्त्री के जो है वो आधार बना के उन्होंने ये रचना की है। इसके अलावा दोरारो दोरी और एक बींदनी दो बींद। ठीक है, ये रचनाएं किसकी है? श्री लाल नथमल जोशी की। ठीक है, अगली देखते हैं साहित्यिक पत्रकारिता की बात हम करते हैं। तो हरीश बदाणी जो है उन्होंने बीकानेर से एक पत्रिका निकालते थे वातायन। आपको लेखक का नाम भी याद रखना है, इसके साथ साथ आपको कहां से निकलती थी ये भी याद रखना है। तो हरीश बदाणी की थी वातायन, जो कहां से निकलती थी? बीकानेर के। प्रकाश जैन की थी अजमेर से निकालते थे और उसका नाम था लहर। अजमेर की क्या थी? लहर। विजेंद्र नामक कवि थे, उनकी थी भरतपुर की ओर से, भरतपुर की ओर। ठीक है, कमर बेवाड़ी ने जो है वो कांकरोली से निकालते थे संबोधन। नाम क्या था? संबोधन। कहां से प्रकाशित होती थी? कांकरोली से प्रकाशित होती थी। इसके साथ साथ राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, याद रखना है कहाँ पे है, यही पूछा जा सकता है कि राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पे है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी जो है वो कहाँ पे है? बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में। और उसके द्वारा जो किताब जो मासिक पत्रिका प्रस्तुत की जाती है उसका नाम है जागती ज्योत। ठीक है, सत्य प्रकाश जोशी की है हरावल। किशोर कल्पना कांत की है ओलियू। किशोर कल्पना कांत की है ओलियू। और चंद्र सिंह की है मरुवाणी। चंद्र सिंह की है मरुवाणी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखें, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी ये कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में है। और इसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है, जो पत्रिका प्रकाशित की जाती है उसका नाम क्या है? देखो हमने यहाँ पे पढ़ा है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। ठीक है, उसने कौन सी निकाली? जागती ज्योत। ठीक है, और इन्होंने ये निकालते हैं मधुमती। ये निकालते हैं मधुमती। तो दोनों की जगह की राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी ये तो कहाँ पे है? तो ये तो बीकानेर में है। और जागती ज्योत निकालते हैं। और राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी कहाँ पे है? उदयपुर में। संस्कृत शब्द हटा है तो इसके द्वारा मधुमती पत्रिका जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। तो राजस्थानी भाषा साहित्य और साहित्यकार में रीट एग्जाम की अगर हम बात करें तो रीट एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। दोनों वीडियो जो है आप अच्छी तरह से देख लें, नोट्स आपको जो है वो चैनल पे प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ठीक है, और एक बार फिर से आपको जाते जाते रिक्वेस्ट कि आप एक बार लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।